सुजाता जी अपना रामायण का पाठ कर रही थी। पति के जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान में लीन कर लिया था, जिस कारण उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता था कि तभी बहू ने उनके हाथ से रामायण की किताब छीनकर दूर पटक कर दे मारी। बुढ़िया, वैसे तो ये काम बता दो तो तेरे कमर दर्द से फट जाती है। अब यहाँ 2 घंटे से बैठकर भगवान का जाप कर रही है, तब तेरी कमर दर्द नहीं कर रही। चल चुपचाप होकर छत से कपड़े लेकर आ। सुजाता जी बोली, बहू थोड़ी अभी बारिश हो रही है और कपड़े तो वैसे भी सील हो गए होंगे। अगर मैं फिसल गई तो तुम्हारा ही खर्चा बढ़ जाएगा। रेनू तमतमाती हुई बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना बोलने की? चुपचाप होकर कपड़े लेकर आओ, वरना तेरा वो हाल करूँगी कि। सुजाता जी चुपचाप छत पर कपड़े लेने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों से आ रही थी उनका पैर फिसला और वह धम से नीचे आ गिरी और उनकी तेज चीख निकल पड़ी। रेनू दौड़ती हुई आई और अपने कपड़े गीले देखकर सुजाता जी को 2 लात मार कर बोली, बुढ़िया खाने के नाम पर तो पूरी रसोई चट कर जाती है। तुझसे दौड़कर यह कपड़े नहीं लाए गए। सुजाता दी दर्द से बिलबिला रही थी। उन्हें बिलबिलाता देख रेनू का दिल एक पल के लिए नहीं पसीजा और गुस्से में रसोई से एक थपकी लेकर आई और जैसे ही मारने चली कि उसके गाल पर पड़ी चाटा की आवाज़ से उसके कान के दोनों पर्दे खुल गए। माँ जी आप ठीक तो हो ना? सुजाता जी उस चेहरे को देखते ही पहचान गई। उस आदमी ने सुजाता जी को सहारा देकर उठाया। सुजाता जी बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे? माँ जी मैं तो आपका और बाबूजी का हाल चाल पूछने आया था। बहुत दिन हो गए आप लोग दिखे ही नहीं। बाबूजी कहाँ हैं? उस आदमी ने इधर उधर देखकर पूछा तो सुजाता जी की आंखें भर आई और वह बोली, बेटा वह मुझ अभागन को इस दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही वह आदमी सुजाता जी के कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, माँ जी आप चलिए मेरे साथ, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। हाँ आपको ऐसा घर तो नहीं मिलेगा रहने के लिए, पर जिस तरह से मैं गुजारा कर रहा हूँ आपसे वादा करता हूँ आपको भूखे नहीं रखूँगा। सुजाता जी बोली, नहीं बेटा मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है, जैसे तैसे गुजार लूँगी। बहुत देर तक सुजाता जी का हाल चाल पूछकर वह भारी कदमों से वापस चला गया तो रेनू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन था जो इस बुढ़िया से इतनी हमदर्दी दिखा रहा था। रेनू सुजाता जी को आंखें दिखाती हुई बोली, यह बुढ़िया कौन था वो? यह कौन कौन से तूने यार पाल रखे हैं? सुजाता जी बहू को कुछ जवाब नहीं दी और सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर धम से लेट गई। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उनके पति जगदीश बाबू एक सीधे साधे इंसान थे। उनके 2 बेटे पढ़ लिख कर अपने अपने घर गृहस्थी के हो गए थे। जगदीश जी एक दिन देर रात ड्यूटी से लौट रहे थे कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उनकी एक पैर में गंभीर चोट आने की वजह से वह खुद से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। बेटे बहू ने उनसे बिल्कुल ही मुंह फेर लिया था। अस्पताल में 2-3 रहकर अस्पताल के मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती ले आए। इतना खर्चा इन पर कौन करेगा? सुजाता जी बेचारी पति को खुद ही कंधे का सहारा देकर डॉक्टर के पास तक लेकर जाती, क्योंकि टैक्सी और ऑटो का पैसा भी बेटों ने देने से मना कर दिया था। उनके पास जितने भी पैसे बचे थे उसी में वह अपने पति का इलाज करा रही थी। एक दिन पंकज की नज़र जैसे ही सुजाता जी पर पड़ी, वह दौड़कर आया और बोला, माँ जी आप ऑटो क्यों नहीं ले लेते हैं? रोज़ आपको देखता हूँ इसी तरह आते जाते। सुजाता जी की आंखें भर आई तो पंकज को समझते देर ना लगी कि उसने जगदीश जी को अपने कंधे पर डाला और अस्पताल दिखाने ले गया। यह पंकज का अब हर हफ्ते का काम हो गया था।
पंकज हर बार जगदीश जी को कंधे पर डालकर अस्पताल ले जाता और उन्हें घर के बाहर लाकर छोड़ देता। सुजाता जी और जगदीश जी के लिए तो वह किसी भगवान का अवतार ही था। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी जगदीश जी उन्हें भरी दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए थे। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ से सुजाता जी ख्यालों से बाहर आई और अपनी बहू से बोली, अरे बहू, जरा एक कप चाय तो दे दो, सूखे गले फंसती है। सुजाता जी ने अपनी बहू रेनू को आवाज़ लगाते हुए कहा, घर में दूध खत्म हो गई है बुढ़िया, पानी तो पड़ा है ना कमरे में, उसे खा ले, और फिर शोर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेनू ने नेल पॉलिश लगाते हुए कहा। रेनू ध्यान से नेल पॉलिश लगा रही थी कि तभी किसी ने उसके चेहरे पर दूध दे मारा। दूध की बौछार से रेनू हड़बड़ा कर कहती है, तुमने यह क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? रुको, तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ। हाँ, बुला लो, जिसे बुलाना है बुला लो, मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ, संदीप ने कहा। कि तभी रेनू का पति नबीन दंदनाते हुए घर में घुसता है और संदीप से कहता है, यह कैसी हरकत है संदीप? विदेश से लौटे हो तो क्या जो मर्जी सो करोगे? यह तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी माँ समान, और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो इनका। वाह भैया, घर में माँ को पुराने सामान की तरह फेंक रखा है और यहाँ मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। वैसे मुझे एक बात बताइए, तुझे कब से माँ की इतनी फिक्र होने लगी? खुद तो जाकर विदेश में बस गया और इस बुढ़िया को हमारे गले बांध दिया, एक बार भी फिर झांकने नहीं आया, और अचानक से आकर माँ की इतनी तरफदारी कर रहा है। नबीन ने कहा। यह सारे शोर सुनकर सुजाता जी कमरे से बाहर आई और इतने सालों बाद संदीप को देखकर चौंक जाती है। लगभग 5 साल पहले संदीप छात्रवृत्ति पर विदेश पढ़ाई करने गया था। पहले पहल तो अपने घर पर हमेशा ही फ़ोन करता था, पर पापा के देहांत के बाद उसने जैसे घर से सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। जो कभी सुजाता जी फ़ोन करती तो वह 1000 बहाने बनाकर फ़ोन काट देता। तो इस पर नबीन अपनी माँ से कहता कि जब तक पापा जिंदा थे और उसे पैसे देते थे तब तक यह सही था, और अब जब पता ही है इसे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, अपना असली रूप दिखा दिया। नबीन और रेनू सुजाता जी के कान भरने लगे और यह साबित कर दिया कि संदीप उसका बैरी है। उस वक्त नबीन और रेनू का व्यवहार काफ़ी अच्छा था, तो सुजाता जी भी संदीप को भुलाने लगी। और इसी तरह बातों ही बातों में एक दिन संदीप ने धोखे से घर अपने नाम कर लिया। घर उनके नाम होते ही नबीन और रेनू का रवैया भी पूरी तरीके से बदल गया। रेनू तो अपने सास के साथ नौकरों जैसा सलूक करती थी, उन्हें दाने दाने को मोहताज रखती थी। एक दिन की बात है, बारिश होने वाली थी और छत पर कपड़े सूख रहे थे, तो रेनू ने अपने कमरे में लेटे लेटे सुजाता जी को आवाज़ लगाकर छत पर से कपड़े लाने को कहा, जिस पर सुजाता जी अपने घुटने की दर्द की वजह से धीरे धीरे जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। हड़बड़ के चक्कर में वह फिसल कर गिर जाती है। उन्हें काफ़ी चोट भी आती है, जिससे उनकी चीख निकल जाती है, और चीख और गिरने की आवाज़ से रेनू दौड़कर आती है। सुजाता जी को यूं गिरा देखकर उसे दया नहीं आती, उल्टा उसके कपड़े गीले हो जाने की वजह से वह आग बबूला होकर उन्हें 2 लात मार कर कहती है, कमबख्त, इस बुढ़िया ने तो नरक मचा रखा है। खाने के नाम पर तो यह हमारा पूरा भंडार खाली कर दे, पर काम के समय इसके बदन को लकवा मार जाता है। सुजाता जी रोने लग जाती है। एक तो गिरने की वजह से उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ऊपर से बहू के ताने और मार खाकर वह अकेले जीवन से विरक्त हो चुकी थी। वह रोज ईश्वर से उसे उठा लेने की प्रार्थना करती थी, पर भगवान भी जैसे उनसे नजरें फेर कर बैठे थे। इसी तरह सुजाता जी बड़े कष्ट में अपना जीवन काट रही थी। इसी बीच रेनू के मायके से उसके भैया भाभी बच्चों समेत कुछ दिनों के लिए आते हैं। रेनू यहाँ भी सुजाता जी को जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ती। उसकी भाभी के साथ
वह दिन भर बैठे गप्पे करती थी, जबकि बच्चों की मालिश, नहलाना, खाना बनाना, यहाँ तक कि घर के मौजूद सभी के कपड़े धोने का जिम्मा सुजाता जी पर दे दिया था। दिन भर सुजाता जी काम करके पूरे तरीके से थक जाती और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाती। एक दिन किचन में ही सो गई। रेनू और नबीन उन्हें काफ़ी आवाज़ दे रहे थे, पर उनकी नींद नहीं खुली। तो नबीन जाकर रसोई में अपनी माँ को सोता देख गुस्से में उन्हें एक लात मार कर जगा कर कहता है, जब देखो खाना और सोना, और कोई काम है भी या नहीं आपको। सुजाता जी की अचानक नींद इस तरह से टूटने से उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, नालायक, अपनी माँ को लात मारते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती। धोखे से यह घर हड़प लिया और अब यह माँ नौकरानी बन गई। अब मैं भी तुझे कोर्ट तक ले जाऊंगी, तुम सबको अंदर करवाऊंगी। अब और नहीं सहूंगी तुम लोगों के अत्याचार। सुजाता जी के इस बात पर रेनू और नबीन ठहाके मार कर हंसने लगते हैं और फिर नबीन कहता है, कोर्ट में जाएगी, जाइए ना। फिर उसके लिए सबूत और पैसे दोनों है ना आपके पास, वरना फिर इस पागल बुढ़िया की बातों का यकीन कौन करेगा। पागल बुढ़िया होगी तेरी सास। सुजाता जी ने नबीन से कहा, क्या कहा बुढ़िया तूने? मेरी माँ को पागल कहा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। कहकर रेनू एक चाटा सुजाता जी के गाल पर जड़ देती है। अरे रेनू, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? यह पागल है या हम नहीं इसकी डॉक्टरी जांच कहती है। नबीन यह कहकर फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, हम पहले ही जानते थे कि आप ऐसा कभी न कभी तो करेंगे ही, इसीलिए हमने यह आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही बनवा रखा था, ताकि जब आपको ऐसे उच्च विचार आए आप चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ ना कर सके। क्या तूने अपनी माँ को पागल साबित कर दिया? यह कहकर सुजाता जी रोने लगी, पर हालात से समझौता करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। आज वह अपने बहू से एक कप चाय मांग रही थी, क्योंकि रेनू उसे हर रोज़ बासी और सूखी रोटियां ही देती थी। और तभी संदीप घर पर आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। वह सीधा रसोई में जाकर दूध देकर उसे उठाकर रेनू के चेहरे पर मार देता है। इतने सालों बाद अपने छोटे बेटे को अपने लिए खड़ा देख सुजाता जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोते रोते ही वह संदीप से कहती है, बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, ले चल मुझे यहाँ से। देखो इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है, मुझे लात मारते हैं, खाना नहीं देते और तो और मुझे पागल साबित कर दिया समाज में। चिंता मत करो मम्मी, मैं आपको लेने ही आया हूँ। पहले मैं सेटल नहीं था, इसीलिए आपको अपने पास नहीं ले जा पाता था, पर अब आपका यह बेटा आ गया है तो अब आपको उनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। पता है आप जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। संदीप ने कहा, क्या तूने शादी भी कर ली? सुजाता जी ने कहा, हाँ माँ, मैं तनु से शादी कर लिया। वह भले ही विदेश में पली बढ़ी है, पर वह दिल से भारतीय ही है। जब उसे पता चला कि मेरा परिवार है भारत में, वह यहाँ आना चाहती थी, पर इसकी ऐसी हालत में मैं उसे इतनी दूर नहीं ला सकता था, इसीलिए आपको उसके पास ले जाऊंगा। देखना वह आपको देखकर कितना खुश हो जाएगी। उसके बाद संदीप सुजाता जी को लेकर विदेश चला जाता है। सुजाता जी जब हवाई यात्रा कर रही थी तो उन्हें आज अपनी आज़ादी का अनुभव हो रहा था। वह खुद को बड़ा भाग्यशाली समझ रही थी कि क्या हुआ जो एक बेटे ने मुझे खून के आंसू रुलाया, मेरा दूसरा बेटा मेरी आंसू तो पोंछने आया। अब वह अपने जीवन के आखिरी दिन सुकून से जिएगी। यही सोचते हुए संदीप के साथ विदेश चली गई। घर काफ़ी बड़ा तो नहीं था, पर सुंदर से सजा हुआ, किसी महल से कम भी नहीं लग रहा था। संदीप सुजाता जी को सोफे पर बिठाकर अपनी पत्नी तनु को आवाज़ लगाता है। संदीप की आवाज़ से एक सुंदर लड़की, जो कि अपने गर्भावस्था के आखिरी दौर में थी, धीरे धीरे आकर सुजाता जी के पास आती है। सुजाता जी बहुत खुश होकर सोचती है कि यह विदेश में रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूली और एक मेरी वो बहू है जो भारत में रहकर भी हमारे संस्कारों से कोसों दूर है।
फिर तनु कहती है, मम्मी आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। सुजाता जी भावुक होकर कहती हैं, तुम्हारी ऐसी हालत है, ज़्यादा काम नहीं करो, मैं हूँ ना, जो भी खाने पीने का मन हो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूँगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। पता है मम्मी, संदीप मुझसे कहते थे कि मेरी मम्मी ऐसी है वैसी है, पर आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिल ही गया, और जितना मैंने सुना था संदीप से उसे कहीं ज़्यादा अच्छी हैं आप। ठीक है बहू, बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब तुम जाकर आराम करो, मैं संदीप की मदद से तुम्हारे लिए छुआड़े का हलवा बना कर ले आती हूँ। मुझे पता है अब तक तुम मेरे पोते या पोती को अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिला होगा, तो आप जब तक वह नहीं आ जाता अपनी दादी के हाथों से बने स्वाद ही उठाएगा, सुजाता जी ने कहा। उसके बाद तनु अपने कमरे में चली गई और संदीप अपनी माँ के साथ रसोई में काम करने लगा। थोड़ी देर बाद संदीप तनु के पास आता है और एक धीमी मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता है। तनु एकदम से उछलकर कहती है, वाह संदीप, यू आर सो राइट, हमें यह आइडिया पहले ही अपना लेना चाहिए था। सच में तुम्हारी माँ को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। सच्ची कहा था तुमने, यहाँ मेड के लिए कितने खर्चे करने पड़ते हैं और हमें वह मुफ्त में ही मिल गया। आई कांट बिलीव, हो माई गॉड, आई एम सो हैप्पी। तनु धीरे बोलो वरना मम्मी सुन लेगी। देखो इस मेड के भी फीस है। फीस? पर तुम तो कह रहे थे मम्मी मुफ्त में है। अरे बाबा, फीस मतलब इन्हें हमारे इरादे का कभी पता नहीं चलना चाहिए। हमें इसे हर काम करवाना है, बस मीठा मीठा बोलकर हमारा काम भी निकलेगा और पैसे भी बचेंगे। फिर यूँ ही दिन बीतते गए और संदीप को बेटी हुई। सभी कोई खुश थे। तभी तनु कहती है, मम्मी जी आप इसे ज़्यादा टाइम अपने पास ही रखना ताकि यह आपसे ज़्यादा जुड़ सके। तनु यह सब ऊपर ही ऊपर कह रही थी। असल बात तो यह थी कि उसे अपनी बेटी को उसके दादी नहीं आया के पास रखने का इरादा था। एक दिन सुजाता जी संदीप से कहती है, बेटा तेरे भैया ने तो मुझे धोखे से घर हथिया लिया और अब उसकी नज़र मेरे एक और ज़मीन पर है जो मैं गुड़िया के नाम करना चाहती हूँ। वह आज के बाज़ार में काफ़ी महंगी भी है, तो तू मुझे एक बार के लिए भारत ले चल सकता है क्या, ताकि मैं यह सारा काम निपटा कर वापस बिना कोई चिंता के यहाँ रह सकूं। ज़मीन का नाम सुनकर ही संदीप और तनु की बाँछें खिल गई। फिर संदीप कहता है, ठीक है, अब की बार हम सभी चलेंगे। इसी बहाने से तनु के भी भारत दर्शन हो जाएंगे। फिर सभी भारत पहुंच जाते हैं और वह सभी एक होटल में ठहरते हैं। तो फिर नवीन भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, मैंने सुना है आप अपनी खोई ज़मीन उनके नाम करने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता, जो मिलेगा दोनों को बराबर मिलेगा। क्यों, जब यह घर अपने नाम कर रखा था तब तुझे यह ख्याल नहीं आया? सुजाता जी ने कहा, हमें यह छोटा सा घर देकर संदीप को बड़ा हिस्सा देने जा रही हैं। और तो और इतनी बड़ी ज़मीन है आपके पास, यह बात भी आज तक मुझसे छुपा कर रखी है। तो वह तो आप लोगों पर मेरे आदमी की नज़र थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप लोग आने वाले हैं यहाँ, तो वह ज़मीन का हिस्सा बराबर लेंगे या फिर मैं केस करूँगा। और यह मत भूलिए, आपके पागल होने का सबूत है मेरे पास। भैया पिछली बार मम्मी अकेली थी, पर इस बार वह अकेली नहीं है जो आपकी धमकी से डर जाएगी। आप तो बस अपना रास्ता देखो, आपका वो हाल करूँगा कि सड़क पर आ जाओगे। संदीप ने गुस्से में कहा, अरे जा जा, बड़ा आया मुझे सड़क पर लाने वाला। खुद तो विदेश में सेटल है, फिर भी यहाँ की ज़मीन हड़पने आ गया और अब मुझसे उलझ रहा है। मैं भी देखता हूँ यह ज़मीन तुम अकेले कैसे हड़पते हो। यह कहते हुए नवीन वहाँ से निकल गया। उसके निकलते ही सुजाता जी उसके पीछे निकलती है और संदीप से बोली, मैं इसे अभी बात कर आती हूँ। यह कहकर जाती है। फिर वह नवीन से कहती है, सुन नवीन, मैं वह ज़मीन तेरे नाम करने को तैयार हूँ,
पर तुझे यह घर मेरे नाम करना होगा, ताकि मैं इसके बदले तुझे वह ज़मीन देने के लिए संदीप को मना सकूं। बहू, दरअसल इस घर में काफ़ी यादें हैं जो अमूल्य है, वह जुड़ी हुई है। कह, तू राजी है? हाँ ठीक है, नवीन ने कहा। फिर तू जल्दी कागजात बनवाओ, मैं इधर सब कुछ तैयार करती हूँ। नवीन फिर कागज़ तैयार कर जब सुजाता जी के पास जा रहा होता है, तभी रेनू उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो यह घर भी हमारे हाथ से चला जाए और उधर भी हमें कुछ ना मिले। अरे मैं इतना बेवकूफ़ थोड़े हूँ। पहले मम्मी के कागज़ देखूँगा, फिर इस कागज़ पर साइन करूँगा। नवीन ने फिर फ़ोन किया संदीप को और कहा कि वह माँ से बात करना चाहता है। तो इस पर सुजाता जी कहती हैं कि आज शाम को तेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तभी सारी बातें होगी। पर माँ, हम वहाँ क्यों जाएंगे? अपने भैया को ऐसा क्यों कहा? संदीप ने कहा, बेटा चलना, वहाँ तेरा हिस्सा चाहिए था ना। उसके साथ मैंने ऐसी चाल चली है कि वह अब हमारे काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा। तू बस वहाँ कोई आपत्ति मत जताना, सिर्फ मेरे हाँ में हाँ मिलाना। आज मेरे बच्चों को मैं ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वह हमेशा याद रखेंगे। सुजाता जी ने कहा, बच्चों को? संदीप ने चौंकते हुए कहा, तुझे भी तो सरप्राइज ही मिला है ना, कि जब तेरी बच्ची के लिए इतनी बड़ी ज़मीन मैंने दी, तो अब तेरे भैया को भी तो सरप्राइज मिलना चाहिए। सुजाता जी ने कहा। फिर सभी नवीन के यहाँ जाते हैं। नवीन कहता है, माँ, मैं आपके कहे अनुसार कागजात तैयार करवा लिया और साथ में वकील को भी ले आया। ज़रा आपके तैयार कागजात मुझे दिखाइए, फिर मैं इन पर भी साइन कर दूँगा। यह ले बेटा, यह रहे कागजात, मैंने साइन कर दिया है, तू देख ले। सुजाता जी ने कहा। कागजात के पहले पन्ने को देखकर ही नवीन इतना खुश हो जाता है कि वह झटपट उन कागजात पर साइन कर देता है। कागजात अपने हाथों में लेकर सुजाता जी कहती है, चल अब तू और रेनू इस घर से चलता बन। और तू संदीप। सुजाता जी अपनी पूरी बात ख़त्म भी नहीं कर पाती कि संदीप खुश होकर कहता है, हाँ मम्मी, पता है भैया से आप दोनों ही छीनना चाहती थी, मैं पहले ही समझ गया और यह सही भी है। इसने जो किया आपके साथ, उसके बाद तो यह होना भी चाहिए। अरे रुक जा, भैया का इतना बखान करने से पहले खुद अपने गिरेबान में भी झांक ले। तू भी जो पहली फ्लाइट की टिकट मिलती है बुक कर ले, तुझे भी तो जाना होगा ना। सुजाता जी ने कहा, क्या कह रही हो मम्मी, सिर्फ मुझे? आप भी तो जाएंगे ना हमारे साथ। संदीप ने कहा, देख बेटा, तुम दोनों ने अपनी बूढ़ी माँ का बड़ा फ़ायदा उठा लिया। एक ने धोखे से घर हड़प कर मुझे नौकरानी बना दिया और दूजे ने फ्री की आया और काम वाली की जगह मुझे दे दिया। तो अब बताओ, किस लायक बेटे को मैं अपनी संपत्ति दूं? नवीन, तू जिस कागजात को देखकर इतना खुश हो रहा था ना, ऐसी कोई ज़मीन मेरे पास है ही नहीं। यह तो मैं वापस भारत आने और तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए झूठ कहा था, क्योंकि अगर इस ज़मीन का लालच ना होता तो संदीप मुझे यहाँ वापस कभी नहीं लाता और ना ही नवीन मुझे यह घर वापस करता। संदीप, उस दिन जब तू और तेरी विदेशी पत्नी मेरा उपहास उड़ा रहे थे, तभी मैंने तय कर लिया था कि अब बहुत हो गया बेचारी बनकर रहना। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, तो वह उन बच्चों से नहीं लड़ सकती क्या? सुजाता जी ने कहा, बुढ़िया हमें नहीं देगी जायदाद तो किसे देगी? संदीप तमतमाते हुए बोला। तो सुजाता जी ने पंकज को आवाज़ लगाई। दोनों बेटे चौंकते हुए बोले, यह कौन है माँ? सुजाता जी बोली, यह वही है जिसने तुम्हारे बाबूजी को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी और तुम दोनों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। जो बेटे अपने पिता के लिए
अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता, उन्हें मेरी जायदाद में कोई हिस्सा लेने का भी कोई हक नहीं है। बुढ़िया तो इस भिखारी को हमारे हिस्से की जायदाद देगी। दोनों बेटे तमकते हुए बोले तो सुजाता जी संदीप और नवीन को एक एक चाटा लगाकर धक्के मारकर घर से निकालते हुए बोली, जाओ अब तुम विदेश और एक नई आया ढूंढ लेना, और तू नवीन उस जमीन पर अपने लालच का मकान खड़ी कर लेना, और मैं यहाँ सुकून से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताऊंगी। मैं इस घर को दान कर दूंगी, पर तुम जैसी औलाद को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। चाहती तो तुम दोनों को मुझे ठगने के लिए पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, पर तुम लोगों के लिए फ़िलहाल इतना ही बहुत है। फिर तुम लोगों की वजह से तुम्हारे बच्चे क्यों भुगते? अपने दोनों बेटे को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसके बाद सुजाता जी ने सब कुछ पंकज के नाम कर दिया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पंकज भी सुजाता जी को एक माँ की तरह प्यार करता और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। बूढ़े माता पिता हमारे घर में बूढ़े वृक्ष भले ही फल ना दे सके, पर उसकी छाया काफ़ी है हमें सुकून की शाम देने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हुई एक नई कहानी के साथ अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।